हाँ विपिन, 1 घंटे में हो गया। वेरी गुड। अनीस, अमन, सुमित, चलिए। ओह माय गॉड, मुझे याद था, दिमाग में याद था, पर वो तो मैं भूलूंगा नहीं, डोंट वरी। अफजल गला को आप लोग तो सब कोई विश कर दो ग्रुप में। चलिए देखिए, स्टार्ट करो। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 डिविडेंड इनकम दी गई है। कैपिटल गेन 111 दे दिया गया, कैपिटल गेन 112 दे दिया गया, अदर इनकम दिया। सीधा मैं हाई फाई में चला जाता हूं, क्योंकि यहां पे सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगता है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करूं। हाँ सर, आप स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों मैं ये कर रहा हूं? क्योंकि इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का केस नंबर 4, केस नंबर 4, पर्टिकुलर्स केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अपने पास कौन कौन सी इनकम है? डिविडेंड। सबसे पहले आप करो शांति से। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, उसमें आपके पास है लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 12, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A। कितना? 8 करोड़। शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A 3 लाख। दोस्त, अगर कहीं हो ना तो टेलीग्राम में मैसेज कर देना। मैं भी आपका नहीं देख सकता क्योंकि नोटशीट खुली हुई है। अगर कहीं मैं गलती करूँ तो तुरंत मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देना, मैंने क्योंकि टेलीग्राम खोल के रखा है। इनकम अंडर द हेड ओएस, डिविडेंड इनकम 49 लाख, and other income 6 लाख, 6 करोड़ 59 लाख। बाप रे। 8 6 15 15 15 15 करोड़, 15 करोड़, 8 6 14, 14 15 करोड़ 11 लाख। हो गया? ठीक से देखना। 1 स्पेशल रेट, स्पेशल रेट 2 3 डिविडेंड इधर में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A, अदर्स। जैसा ये बना ना बाकी सब ऐसे ही होंगे। इसमें थोड़ा टेक्निकल अच्छी चीज है। लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 8 करोड़, शॉर्ट टर्म 111A 3 लाख, और अदर्स में कितना हो गया? अदर्स में आपका हो गया 49 लाख प्लस 6 करोड़
7 करोड़ 8 लाख। आपको सबको पता है मोर देन 5 CR अगर आपका है तो यू फॉल अंडर 37%। बट आपको यह भी पता है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर 15% से ज्यादा का सरचार्ज आ नहीं सकता। बोलिए सर। तो पहले टैक्स निकाल लेते हैं। 8 करोड़ के ऊपर 7 करोड़ 1 लाख हटा दिए, उसके ऊपर 10% का टैक्स 79,90,000 अप टू 1 लाख नील, मोर देन 1 लाख 10%। यहाँ पे 15%, 15 45,000 और यहाँ पे अप टू 250, मोर देन 250 to 5, then 1 lakh and then 708 माइनस 10 लाख, इसके ऊपर 30%, 2 करोड़ 94 लाख। $2 crore 9,40,000 check plus 45,799. Total tax is 28. Total tax is यहां तक आया है आपका टोटल टैक्स 2 करोड़ 89,75,000। बोलो यहाँ ओके सबका। जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो मेरे दोस्त। 20940 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 2 करोड़ 10,52,500। एग्जाम में भी एकदम ऐसा ही चार्ट बनाओगे। अगर आपने ऐसा चार्ट बना दिया ना, बच्चा जब टीचर होगा वो दिल खोल के आपको नंबर देगा। और ये पहली बार नहीं, 1000 बार बोला। यानी कि आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे। आपको लगता है बियानी सर जो पढ़ा रहे वो अलग है, इंस्टीट्यूट अलग करेगा, इस चार्ट में नहीं। ये सब क्वेश्चन अब एग्जाम के पहले मत पूछो। हर दिन तुमने ये क्वेश्चन पूछो, हर दिन जवाब दिया। क्या मैं पागल दिखता हूं तुम लोगों को? घर में जाके आराम से रिवीजन करो बैठ के, बेटर रहेगा। एकदम दिखा सकते हैं पर वो प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है क्योंकि अलग अलग दिखा दिया। मान लो रोहित ने पूछा है कि डिविडेंड इनकम अदर इनकम को अलग अलग दिखा देंगे, तो नालायक लोग कई लोग अलग अलग ही दिखाते हैं। पर अलग अलग दिखा दोगे तो डिविडेंड इनकम पे टैक्स किस रेट पे लगाओगे? वहां पे भी जाके 250 का एग्जाम्पशन ले लोगे, अदर में भी 250 का एग्जाम्पशन ले लोगे। गई भैंस पानी में, लंका लग गई आपकी। तो 2 बार 250 कर लिया और मान लो 250 नहीं किया, तब क्या करोगे? क्या डिविडेंड पे सीधा फ्लैट 30% करोगे? तो लगेगा कि तुमने सेपरेटली 30% डिविडेंड इनकम का रेट 30% है। ऐसी गलती कभी मत करना। अलग किया तो बर्बाद हो जाओगे। अब जब मेरी बात आती है सरचार्ज की, इसके ऊपर तो 15% से ज्यादा हो नहीं सकता है। इसके ऊपर 15% से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो 79,90,000 के ऊपर 15% कितना? 1,198,500। 45,000 के ऊपर 15% कितना? 6,750 आ गया। अब इसमें एक इनकम ऐसी है डिविडेंड जिसके ऊपर आपका सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक दीपांशु, जो करोगे ऐसे करोगे जैसे मैं बना रहा हूं, एकदम ऐसे ही बनाओगे, कुछ अलग अलग नहीं करोगे। डिविडेंड गलती से अलग मत करना क्योंकि डिविडेंड अलग कर दिया तो बर्बाद हो जाओगे। इसके भीतर मुझे पता है कि टोटल टैक्स जो है वो 2 करोड़ 10,52,500 है।
इसके भीतर डिविडेंड इनकम कितनी है? 49 लाख है। हाँ सर, 49 लाख का डिविडेंड इनकम है। और टोटल इनकम कितनी है? 7 करोड़ 8 लाख है। यानी कि डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स कितना? 3 3 4 4 5 5 हो गया। 2 करोड़ 10 लाख 52,500 इंटू 49 डिवाइड बाई 708। डिविडेंड इनकम पे टैक्स है 1457023, ये इनकम है। और अदर्स यहां से हटा दो, 21052 हटा दिया सर। कितना है? 195,95477 आ गया। बोलो ओके। अब इसके ऊपर सरचार्ज कितना होगा डिविडेंड इनकम पे? डिविडेंड के ऊपर सरचार्ज कितना होगा? 15%। तो 1457023 के ऊपर 15% कितना आया? 218553 आ गया। यस सर। अब रूल क्या कहता है? 15,11,000 से आप ये हटाओ और ये हटाओ। हटाया, सॉरी सॉरी, ये हटाओ, ये हटाओ और डिविडेंड इनकम हटा दो। तीनों हटाया तो कितना बचा? ये तीनों इनकम हटा दिया तो अदर इनकम कितनी बची? 659, 5 करोड़ के ऊपर तो 37% का टैक्स। इसके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 37%। क्योंकि ये चार इनकम, कौन कौन सी इनकम? लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 है, शॉर्ट टर्म 111 है एंड डिविडेंड पे 15% लगता है। इस चार इनकम को हटा के अगर 1 करोड़ के ऊपर है, 2 करोड़, सॉरी, इस चार को हटा के अगर अप टू 2 करोड़ है तो 15%, अप टू 5 करोड़ है तो 25% और मोर देन 5 करोड़ तो 37%। तो 195,95477, इसके ऊपर फिर 37%, 7250326। अब सारा टैक्स जोड़ो सरचार्ज के साथ, सब जोड़ो बैठ के। तो 79,90,000 प्लस 11,98,500। यहाँ पे आफ्टर सरचार्ज आया 9, सरचार्ज आया 9188,500। यहाँ पे आया 45,6750, 51750। यहाँ पे आया 1,45,7023 प्लस 218,553 प्लस 195,95477 प्लस 7250326। इधर आ गया 285,21379। टोटल हो गया 91,88,500 प्लस 51,770 प्लस 2,85,21,379। यह आ गया आपका टैक्स, आ गया 3,77,61,649। यस, ऐड करेंगे हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4% ऐड किया 1510466। 3,92,72,115। तो राउंड ऑफ कर दोगे तो 3,92,72,120। कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। इस पोर्शन को मैंने जो किया है उस पोर्शन को देखो। ये जो इनकम है ये डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम के ऊपर 15% से सरचार्ज नहीं लगता। ये 7 करोड़ 8 लाख पे जिसमें डिविडेंड इनकम भी है उसका ऊपर टैक्स इतना। डिविडेंड इनकम 49 लाख है, टोटल इनकम 7 है, टोटल टैक्स इतना है, तो 49 लाख पे टैक्स कितना? इतना। इसके ऊपर सरचार्ज 15%, बैलेंस के ऊपर 37% क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर है। सीखा रोहित? आप समझ में आया बेटा? तुमने जो क्वेश्चन पूछा वो नहीं कर सकते दीपांशु, क्योंकि जैसे तुम डिविडेंड इनकम 49 लाख करते तो उसको क्या दिखाते? या तो अप टू 215 लेते या फ्लैट 30% दिखाते। जैसे ही तुम फ्लैट 30% दिखाते तो लगता है कि डिविडेंड का रेट 30% है।
अच्छा कोई बात नहीं यार, इतना देख लेना। आई होप यू एंजॉय द सेक्शन। क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन से, आपने क्या क्या किया इस क्वेश्चन से? आपने टैक्सेबिलिटी सीखी, इस क्वेश्चन से आपने सरचार्ज सीखा। इस क्वेश्चन मार्जिनल रिलीफ का सवाल नहीं था क्योंकि स्पेशल इनकम थी तो मार्जिनल रिलीफ आती नहीं है। इस क्वेश्चन में डिविडेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है कि चार इनकम ऐसी है, कौन कौन सी चार इनकम ऐसी है? चार इनकम ऐसी है, एक है लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A, एक है 112, एक है शॉर्ट टर्म 111A और एक डिविडेंड है। इनके ऊपर सरचार्ज का रेट 15% होता है। हो गया इंट्रोडक्शन? हो गया ना, यही तो इंट्रोडक्शन है, यही तो टैक्सेबिलिटी है। सबसे हाई क्लास का टैक्सेबिलिटी मैंने आपको करा दिया। यस सर, आइए। क्या गलती क्या सही आप अपने आप एनालिसिस कर लोगे अब तो। यह है आपके पास ROR, ठीक, ये है आपके पास RNOR और ये आपके पास NR। जो करो क्वालिटी करके जाओ, टाइम पास करने का क्वेश्चन मत करो, क्वालिटी करके जाओ कि सही आए तो ऐसे ही आ जाए। इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, रिसीव्ड इन इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी दे रही है 5,000, 5,000, 5,000। इंटरेस्ट में कंपनी डिपॉजिट इंडिया बट रिसीव्ड जर्मनी, डिपॉजिट तो इंडिया में ही है 22, 22 and 22। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इंडिया 40, 20, 20। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन ओनली ROR, बाकी कोई नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी 50% प्रॉफिट आर रिसीव्ड इन इंडिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट ऑफ जर्मनी 50% प्रॉफिट रिसीव्ड इन इंडिया 60, 30 and 30। income earned from business in Germany which is controlled from Delhi 40,000 received India, Germany है control from Delhi है 70,000, business connection control from the 70, 40,000 received India, NR 40। प्रॉफिट पर बिजनेस इन दिल्ली आगे देखने की जरूरत ही नहीं है 45, 45, 45। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लंदन डिपॉजिट इंडियन बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया, बहुत सेकंड मौका खाली ROR। प्रॉपर्टी भी वहां पे, पैसे भी वहां मिले 50, 15 दिया 45, 50,000 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। रेंट दिया हुआ 35,000, 35,000 and 35,000। Interest received under money lent to a resident India in London, but the same money was used in India. Section 7, Section 9, Subsection 1, Clause 5, 46, 46, 46। Fees for technical से render India, render in India 25, 25 and 25, 917। Royalty received in London but a right given to non-resident India used for business in India 916, 30, 30, 30। कोई डाउट? बोल राजेंद्र, दीपांकर, अर्जुन। एच बेटा रेंट है ना, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लंदन, प्रॉपर्टी का है लंदन में, डिपॉजिट इंडियन बैंक इन लंदन, डिपॉजिट भी लंदन में। इंडियन बैंक से क्या लेना देना भैया, इंडिया की बैंक हर जगह तो सारा NR तो बंद कर देगा। ब्रॉड टू इंडिया दूसरा मौका टैक्स लगेगा नहीं 50,000 ओनली ROR टैक्स देगा। अरे 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 मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। इट्स माय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक। ओ मैंने जोक जोश में लिख दिया, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मेरी गलती है, मेरी गलती है। अरे गलती हो गई सर अनुज भाई, गलती हो गई। अच्छा, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, बिजनेस जर्मनी में
कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली बिजनेस कनेक्शन, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली बिजनेस कनेक्शन, हजारों क्वेश्चन किए इसके ऊपर, आज भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग है दोस्त। इस पॉइंट पे तो हजारों क्वेश्चन किया है। प्रॉफिट इन पेरिस, पेरिस वाला क्वेश्चन तो फिक्स ही होता था हर क्वेश्चन में। बिजनेस कनेक्शन है तो आर एन वर्ड तो देगा ही, एनआर केवल रिसीव पे देगा। और सब आएगा, सब आएगा रोहित। इतनी जो मेहनत किए हो ना, मैं आपको दिल से बोला, बाकी ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता। तीनों पेपर इजी आए हैं, मुझे चौथे पेपर पे थोड़ा सा डाउट होते लग रहा है, ठीक है ना। और मुझे उन लोगों से बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि कल का पेपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तीनों पेपर इजी आए हैं। कॉस्टिंग को उन्होंने इजी डाला है, ठीक। तो तीनों पेपर अगर इजी आए हैं आपके, तो अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पेपर को लेके। तो मुझे उन लोगों को देख के पीड़ा हो रही है जो अपना पूरा दिन इधर उधर वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो जो वेस्ट करेंगे वो एक लाइन भी आप एग्जाम हॉल में जाके नहीं लिख सकेंगे। लिखेंगे तो वही जो आपने आज तक पढ़ाई की, या जो आज आप बैठ के रिवीजन करोगे। सोचो, मुझे सबने मैसेज किया, विक्रम सर आपका मैराथन, मैंने कहा मैं तो कभी लेता ही नहीं हूँ। बोला लेते थे, मैंने बोल लेता था, वो भी मैं पूरे दिन में 2-3 घंटे का ले रहा है, इंट्रोडक्शन ये सब लेता। मैं कभी बीपी सीजी ये सब पे कभी दिमाग, मैंने कहा जो पढ़ाना मैंने पढ़ा दिया। पुराने जमाने में टॉप रैंक आती थी, 90 नंबर, 92 नंबर टैक्स में आते थे क्लास में, तो क्या मैं मैराथन लेता था क्या? उनको 4 महीने पढ़ा तो रामबान भी नहीं होता, उनको पढ़ा के छोड़ दिया जाता था, फिर भी तो इसको 90-92। तो भैया यहाँ पे उनको उनको जाके क्या फायदा, शांति से पढ़ने दो घर में। कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज कैरिंग ऑन प्रोफेशन इन सिंगापुर विच इज सेट अप इन इंडिया। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा है? आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैरिंग ऑन प्रोफेशन इन सिंगापुर, सिंगापुर में उस भाई साहब का प्रोफेशन है विच वाज सेट अप इंडिया बिजनेस कनेक्शन। He visited India during the previous year 22-23 for 145 days non-resident. पहले ही बात हो चुकी, नॉन रेसिडेंट। बोला नहीं सर, खेला है यहाँ पे। मैंने कहा क्यों, ढंग से सुन, क्या खेला है? नहीं क्या खेला है, तुम जो खेला खेला कर, इसमें खेला क्या है? बोला इंडियंस को, आरएस को रिवाइज कर लो। एच वाले में बेटा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया ना नैन्सी, 30% एचडी नहीं लोगी रेंट में बेटा। हमेशा तुम्हें बताया रेंट देखते एचडी लेना है 30%, 5 से 15,000 का। हाँ वही लग रहा है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ो, ढंग से देखना मन करा, सुनना सुनना पूरा। An individual, every persons are liable to pay the tax on their income as per residential status. Person mean individual, HUF, AOP, BOI, company, firm, or every artificial judicial person. An individual is treated as a resident if he or she satisfy any one condition out of two under section 6 subsection 1. Present in India for at least 182 days during the previous year 20-23, 60 days during the previous year 20-23, and 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year 20-23. As per explanation to section 6 subsection 1, in the following cases, only one condition is applicable, that is more than equal to 182 days during the previous year 22-23. An Indian citizen who lives in India for the purpose of employment, an Indian citizen who lives in India as a crew member of foreign bound Indian ship, or Indian citizen or a person of Indian origin who normally reside outside India came to India for a visit, then only one condition is applicable, provided his total income other than foreign income does not exceed 15 lakh, that is 182 days. If its income exceeds 15 lakh, then there are two conditions: 182 days during the previous year 22-23. A second condition is 120 days during the previous year 22-23 and 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year 22-23. Okay. Further, we have to check you are a ROR or RNOR. If you satisfy both the condition under section 6 subsection 6 ROR, what is the resident in 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year, or present India for 730 days in 7 previous year immediately preceding the previous year. Okay, sir. There is a one more condition that is called deemed resident under section 6 subsection 1. An Indian citizen who normally reside outside India and who reside in a stateless country where no tax is leviable,
on income, and his income is more than his income other than foreign income is more than rupees 15 lakh, then he is treated as a deemed donor and he is RNOR. ठीक है ना। पर इस केस में क्या है, वो सिंगापुर में है, सिंगापुर में है, और सिंगापुर तो टैक्स कंट्री है, टैक्स लगता है, इससे डीम्ड का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, पर 145 डेज है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं उसका इनकम कितना है। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस इफ ही हैज अर्न्ड द फॉलोइंग इनकम। टैक्सेबल इंडियन इनकम चलो 8 लाख। डीम्ड सेक्शन 61A तो यही खत्म हो गया, वो तो आएगा नहीं। अब खाली एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर, अदर इनकम अर्न इन सिंगापुर 9 लाख, आर इज लायबल टू पे टैक्स इन सिंगापुर। ठीक है, लो भैया। इनकम फ्रॉम इंडियन टैक्सेबल इनकम हो गया कितना, 8 लाख। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर 10 लाख, अदर इनकम अर्न इन सिंगापुर 9 लाख, यानी कि भाई साहब का इनकम 8 लाख ही है। बताओ क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? मेरे ख्याल से तो नॉन रेसिडेंट होगा, और यहां पे भी नॉन रेसिडेंट होगा। आपका क्या विचार है? क्यों? क्योंकि इनकम उसका जो मुझे दिख रहा है 3 इनकम, टैक्सेबल इंडियन इनकम 8 लाख है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर 10 लाख है, तो इंडियन इनकम कितनी है? इंडियन इनकम जहां तक मुझे दिख रही है, इंडियन इनकम तो केवल 8 लाख रुपीस ही है। अदर इनकम अर्न इन सिंगापुर, ठीक है ना, ये दोनों ही कहाँ है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो ये इंडियन इनकम 8 लाख है, तो लेस देन इक्वल टू 15 लाख होने के कारण, लेस देन इक्वल टू 15 लाख होने के कारण not covered under explanation, not covered under explanation। तो इसके लिए not covered under explanation, तो उसके लिए क्या होगा कि ओनली एक कंडीशन 182 डेज। बोलो, अब मैं नहीं जानता, तुम लोग। हाँ, गजब भाई गजब, यही तो बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट है। ऊपर का लाइन पढ़ लिए, नीचे का कहानी खत्म। क्योंकि यहां से तो दिख रहा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर, हम पढ़ के जैसे मैं पढ़ के निकल गया, पर ऊपर में लिखा है विच वाज सेटअप इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन। और बिजनेस कनेक्शन होने से सारा गेम ही चेंज हो गया। यस मेरे भाई, ध्यान रखा है तुम लोगों ने, बस ऐसा ही क्वेश्चन कल एक्सपेक्ट करके रखो, आ रहा है, आंखें खुली रखना। अब तुम लोग को यह भी सोचना चाहिए था, ऊपर में 145 दिया, नीचे 115 दिया हुआ है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन के दोनों का आंसर सेम है। नहीं, ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर है, पर सेटअप इन इंडिया है। सेटअप इन इंडिया तो इंडियन इनकम कितनी हो गई? ठीक है ना, इंडिया है। गुड, थैंक यू। अब कहानी में ट्विस्ट यह है, अगर मैं 145 पकड़ता हूं तो मैं एजम्पशन लेना पड़ेगा। मुझे एजम्पशन क्या लेना पड़ेगा? एजम्पशन लेना पड़ेगा कि लास्ट 4 इयर्स में मोर देन इक्वल टू 365 डेज। बोलो, एजम्पशन लेके चलोगे? एजम्पशन लेके चलोगे? अगर आप एजम्पशन लेते हो कि पिछले 4 सालों में, तो क्या था? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली reside outside India came to India for a visit, and 1 2 condition are there: his total income other than foreign income is more than 50 lakh, then 2 condition 182 days during the previous year, or 60 to 120 days plus 365 days। तो अगर आप एजम्पशन लेते हो, एज्यूम करते हो कि हाँ वो बंदा पिछले 7 सालों में, अगर ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन लेके चलते हो, तो बंदा कौन हो जाएगा? RNOR। और 115 दिन में क्या होगा? 115 दिन में क्या होगा एनआर? चल, ये आप पे डिपेंड करता है, पर एजम्पशन ले लेना बेटर है, क्योंकि उन्होंने जब 2 क्वेश्चन पूछा है ना, तो एक यहां पे पूछा 145, यहां पे पूछा 115, तो उस केस में इसका मतलब टारगेट इंस्टीट्यूट खुद दे रहा है कि भाई मैंने 145 दिया है, तो प्लस 365 का तू एजम्पशन लेके बता मेरे को। चलिए, मजा आया बहुत? सब कुछ याद आ रहा है? आर एस सिटीजन ऑफ इंडिया has been carrying on Professor Dubai, where he is not liable to pay tax। गई भैंस पानी में, not liable to pay tax।
तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट लाइबल टू पे टैक्स का मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, टाइगर जिंदा है, हो गया है, जिंदा हो गया है, काम आएगा ये अपने। जैसे ही लिख दिया ना नॉट लाइबल टू पे टैक्स, नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ए भाई समर ने लिखा है 115 डेज में 6-1 है। बेटा 115 6-1 कब आता है, जब वो स्टेटलेस कंट्री में होता है समर भाई। स्टेटलेस कंट्री, स्टेटलेस कंट्री मतलब क्या हुआ समर भाई, जहां पे उसको टैक्स नहीं देना है। सिंगापुर में तो टैक्स लग रहा है, तो 6-1 तो पहले खत्म हो गया, मैंने तो पहले लिख दिया 6-1 यहां नहीं आएगा। कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है समर। अब देखो, his taxable Indian income for the previous year is 12 lakh and also 5 lakh from exercising a profession Dubai. Okay, the profession set up in India, profession is set up in India, तो कितना हो गया 12 लाख प्लस 5 लाख 17 लाख का इनकम हो गया, मोर देन 15 लाख। समझ गया समर भाई या नहीं समझा? अब वो क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे रहा, खुद क्वेश्चन पूछ के गायब हो जाता है ये लोग, इसे यही खराब लगता है। The profession is set up in, beside the professional income he earned 10 lakh in Dubai, determined the residential। अच्छा, visited India, गलती नहीं करना ये समर भाई, ध्यान रखना। Visited India for 110 days, अरे 182 डेज भी नहीं है, 60 प्लस भी 65 भी नहीं है, नहीं है। ऐसे भी इंडियन सिटीजन हु नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया केम टू इंडिया फॉर ए विजिट and his total income is more than 15 lakh, then two condition 182 days during the previous year 22-23 or 120 days during the previous year and 365 days, तब वो क्या बन जाएगा रेसिडेंट। एक्सप्लेनेशन 1-2 पर भैया यहाँ तो 110 डेज बच गया, बच गया, बच गया, अरे बच गया, बच गया, बच गया, क्या बच गए भाई साहब। एक निर्मला जी ने एक नया डंगा लगा के रखा है, Indian citizen normally reside outside India, which in a stateless country where he is not liable to pay any tax on their income due to domicile, due to the tax structure, due to the residence, and his income other than foreign income is more than 15 lakh, then वो आए तो वेलकम, नहीं आए तो फिर कम उसको डीम रेसिडेंट मान लेंगे। तो विजिटेड तो डीम रेसिडेंट 6-1 है, नॉट विजिटेड आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम, आएगा तो ठीक, नहीं भी आएगा तो ठीक। तेरा तो भैया 15 लाख के ऊपर है, तू तो फंस गया, टाइगर जिंदा है। विजिटेड इंडिया रेसिडेंट, रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6-1 प्लस प्लस resident 6-1 if satisfy 6-6 ROR, नहीं तो RNOR। visit India for 120 days and the 4 preceding previous year, immediately the previous year 22 he was in India for 300 days, 122 दिन आया, 15 लाख के ऊपर है, 300 दिन है, तो सेक्शन 6-1 में जाएगा डीम रेसिडेंट, क्योंकि 365 120 प्लस 365 होना चाहिए एक्सप्लेनेशन में जाने के लिए, तो 6-1 है, तो 6-1 है मतलब डीम्ड प्लस RNOR, क्योंकि 6-1 में हमेशा RNOR ही होना है आपको। आहा 120 प्लस 4 रेसिडेंट, explanation to section 6 subsection 1, क्या कंडीशन, मोर देन इक्वल टू 120 प्लस मोर देन इक्वल टू 365 इन लास्ट 4 years। उम्मीद करता हूं पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से रिकवर हो गया होगा। अब तो मेरे को पता नहीं, हाँ खुद लिख लो बेटा, अर्जुन खुद लिख, मुझे मेरे को क्या लिखता है, और ये बंदा फिर क्या हो जाएगा, बस को भी RNOR का ही कैटेगरी में डाल देंगे। मुझे लगता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, सैलरी, इस बार माने आप लोगों ने घोट के पी लिया है। ये सब क्वेश्चन माने
टाइम लग जाते थे। अच्छा, द फॉलोइंग आर द particulars furnished by Mr. Jain, the citizen of India and resident for the year ending इतना computer taxable salary and also find out entire। ध्यान से इतना नेट सैलरी है 175 आफ्टर डिडक्शन ऑफ आरपीएफ, टीडीएस एंड हाउसिंग लोन कट के आया है। तो लॉजिक की बात है, बेसिक कितना हो गया 174, 1,74,000, 16,800, 20,000 प्लस 12,000, 2,22,800। थैंक यू, हो गया। हाउसिंग लोन इनकम टैक्स डिडक्ट करके आया, हाउसिंग लोन जो लिया वो डिडक्ट करके आया, तो बेसिक तो 222,800 हुआ ना। नहीं नहीं, अलग अलग लिख दोगे, टाइम होगा तो अलग अलग लिख देना, अगर टाइम होगा तो अलग लिखना है। दलवानी लिख रही है रिवीजन करने में काफी टाइम लग रहा है। नैन्सी बेटा, अगर इस बार रिवीजन में टाइम लग रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा लूफोल है ये आपके लिए है। जीएसटी जैसे संजीवनी शायद आपने किया किया तो था, जहां तक संजीवनी को देखोगे तो जीएसटी का रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा, आप उस रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिकल भी कर सकती हैं, ठीक है। और डीटी तो इतना छोटा छोटा बना के दिया हुआ है, इस बार बेटा इस बार कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, इस बार कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि मेरा रिवीजन करने टाइम लग रहा है। इस बार तो मैंने पूरे रामबान को उसी स्टाइल किया कि आप एग्जाम के पहले रिवीजन कर सके। हाँ लिखोगे तो अच्छा रहेगा ना जानवी, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस में तो आरओआर आएगा, थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ा बेटा मैथ से, रिवीजन पूरा करते जाना है, कोई ऐसा टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। मैंने अभी क्यों लिया, मैं रात को भी ले सकता 4 घंटे का, मैंने अभी लिया, एक बार मैं तुमको करा देता हूँ, तुम्हें आइडिया हो जाएगा तुम्हें कितना याद है, किस पे फोकस करना है, फिर करते रहो, फिर रात को मिलेंगे। सही बोल, चल मैं, अच्छा मैं सम बना रहा हूँ ना, तो मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि मैं वो खोल के रखा हूँ, इसके बाद बात करेंगे, अभी कोई पॉइंट हो तो मेरे को टेलीग्राम कर देना। देखो हम क्वेश्चन हंसते हंसते रिवीजन करते करते क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए। बेसिक, क्योंकि नेट आया हुआ है सब कुछ, आपको नेट आया है कितना 1,74,000, 174, आपका कंट्रीब्यूशन को डाला है उन्होंने 16,800 टीडीएस में, प्लस इनकम टैक्स यानी कि टीडीएस सॉर्ट ऑफ डिडक्ट किया है, आपने लोन लिया होगा उसको भी डिडक्ट करके उन्होंने दिया है। इसका मतलब बेसिक सैलरी हो गई आपकी 1,74,000, 16,800, 20,000 प्लस 12,000, 2,22,800 आपका बेसिक हो गया, 2,22,800। उसके बाद है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट एचआरए डी, डीएनएस अलाउंसेस दिया हुआ है कितना 60,000 पर, कुछ लिखा हुआ नहीं है फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग, तो क्या मानेंगे नॉट फॉर्मिंग। फिर आपको आया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस लिखा हुआ है फॉर 3 चिल्ड्रन 4,800, यानी कि 1,600 रुपया पर चाइल्ड, पर चाइल्ड 100 रुपए से ज्यादा, 1,600 रुपया पर चाइल्ड डिवाइड बाई 12, 100 रुपए से ज्यादा, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो 4,800 माइनस 100 इंटू 2 इंटू 12, 2,400 रुपया। फिर हो गया डी, हो गया एडुकेशन, हो गया सर्वेंट अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, सर्वेंट अलाउंसेस स्पेशल अलाउंसेस है 6,000 पूरा टैक्सेबल। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी पूरा टैक्सेबल, हैंडीकैप्ड के लिए होता तो 3,200 रुपया मिलता, और ट्रांसपोर्ट कंसर्न वाला होता 10,000, 70% अलाउंस है, ये तो नॉर्मल अलाउंसेस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल 8,000 रुपीज हो गया। फिर है ई पेड इंश्योरेंस पे हम छोड़ दो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सर्वेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड एचआर। अब आ गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ के लिए कितना लिखा गया है 12.5%, 64 टू आरपीएफ 64
6405 अमाउंट ही दे दिया है 6405, तो माइनस करेंगे 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कॉट, यहाँ तो ना डीए है ना कॉट है, डीए है पर फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। 222,800 का 12% कितना हुआ, -6405 कितना आया, 2,22,800 का 12% हो गया इतना 16,800 है यार, वही मैं बोलूँ ये आया कहाँ से, सॉरी 22800, 2,22,800 का 12% नहीं लाएगा, एग्जेम्प्टी आएगा। यस सर। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 6405 इंटू, दूर होने से ना मुझे प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, इतना सा दूर है पर मैं लेफ्ट राइट करते में प्रॉब्लम होती है, लाइन ही नहीं दिखती है यार। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 9.5 है तो 3%, 3 डिवाइड बाई 12.5, 6405, और वो भी कॉर्नर देखना तो और मुश्किल हो जाता है। 1538 1537 चेक कर लेना, देख लेना तो बेटा, गलती नहीं करूं मैं कहीं पे, मैं कर सकता हूं ना, मेरे में तो आदत है गलती करने की। एचआरए, चल एचआरए लेंगे, मैं गलतियां करता हूँ इससे मैं बोल रहा हूँ, तुरंत मेरे को लिख के बाद में मत कहना सर यहाँ गलती कर दियो, सब बनाने के बाद धो दूंगा फिर मैं तुम लोग को। एचआरए, मेरा भी तो कल एग्जाम है ना, तो मुझे भी प्रैक्टिस की जरूरत है, कहीं गलती हो तो मुझे बता देना। ए बी सी, ए इज एचआरए received, B is rent paid minus 10% of salary, salary मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट। सी 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 कहाँ पे है, हॉस्पिटल एचआर डाउ से चेन्नई, 50% ऑफ सैलरी आ जाए। एचआरए रिसीव्ड कितना है 24,000 यानी कि 2,000 पर मंथ। रेंट पेड कितना है 30,000 डिवाइड बाई 12 पर मंथ कैलकुलेट करते हैं अपने 2,500 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सीधा भी कर सकते हैं। 2,22,800 बेसिक डीए तो है नहीं, इंटू 10% माइनस, हाँ क्या लिख रहे हो सर, 2,22,800 डिवाइड बाई 12, 18,567, 10% ऑफ 18,567 इंटू 10%, 1856, 1857 माइनस 2,500, 643 चेक कर लेना तो, और 50% ऑफ सैलरी 18,567, ये हो गया मंथली। अब अपने को क्या करना है, अपने को एनुअली करना है। एचआरए मिला कितना है 24,000, एग्जाम्शन कितना, लोअर इज 643 इंटू 12, 643 इंटू 12, 7716, 7716, 7716, 24,000 माइनस 7716, 16,284, 16,284 सबका सही है एचआरए, 16,284। अगर आप डायरेक्टली भी बना रहे हो तो 30,000 माइनस 2,2,280 कितना हुआ 7,720, हाँ 7,720 या 7,716 आएगा। एचआरए हो गया, सब कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना हो गया, कहना हो गया। अब मैं टोटल में जा रहा हूं, इसे मैं कहूंगा ग्रॉस, क्या कहूंगा ग्रॉस, ग्रॉस ग्रॉस कितना है मेरे पास 2,22,800 प्लस 60,000, 2,400, 6,000, 8,000, 1,537, 1,6,284 वही
3,17,020 कर लो, 3,17,020 कर लो, कर लिया सर। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000। टेलीग्राम में मैसेज कर देना कहीं गलती हो तो, बार बार बोल रहा हूँ, अगर बाद में मुझे बोला कि सर ये मिस्टेक है तो देख लेना। हो गया 2670। इनकम अंडर द हेड सैलरी 267020। तो जीटीआई कितना है 267020। 317021 आया। 1 को मैंने कर लिया बेटा, वो एडजस्ट कर लिया, इससे मैंने 1 रुपया बोला। 16,280 तो नहीं आएगा। मैंने मंथली किया है 643 लिया है, फ्रैक्शन के कारण आ गया। आपने 80 लिया, 4 रुपया का फर्क आया है। उसके लिए लड़ाई कर लो, आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ, 4 रुपए के लिए लड़ाई कर लो मेरे से आके, नालायक को। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। पहला 80C ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। आरपीएफ से लिया 16,800। फिर एक हाउसिंग लोन भी है, उसमें मुझे ये पता नहीं हाउसिंग लोन है, पर वो बैंक से नहीं लिया। तो एटीसी में जब हाउसिंग लोन के लिए वो डेट मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे मिलना नहीं है। नेक्स्ट है आगे आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट सर्वेंट, ये है ओन लाइफ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओन लाइफ पे सम एश्योर्ड 85,000 टू 8,500। फिर है लाइफ वाइफ वाइफ सम एश्योर्ड 3,500। चाइल्ड 1,000। तो ये हो गई काम खत्म। ओके, इनकम टैक्स तो टीडीएस है बेटा, टीडीएस काटा होगा सैलरी से। आपका इनकम टैक्स थोड़ी दिया थोड़ी कि आपका इनकम टैक्स है, वो तो टीडीएस काटा होगा ना 192 में इनकम टैक्स। वो तो इनकम टैक्स जो है वो तो टीडीएस काटा होगा ना आपका 10-20 हजार रुपया, उसका यहाँ से क्या लेना देना। 16,800 प्लस 8,500 3,500 1,000, वो तो टीडीएस है। आपका इनकम टैक्स थोड़ी पेमेंट किया, आपकी सैलरी से तो उसने टीडीएस काट लिया है। इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये देखो रक्षा 6405 12.5 है, 9.5 तक एग्जाम 3% टैक्सेबल है। तो 29,800 माइनस 2,67,20 कितना हुआ 237 220 यही है। टैक्स सेविटी क्या आने वाली है नील नील। यहां से टीडीएस आ जाएगा 20,000 रुपए का। तो टैक्स पेबल और रिफंड, तो आप यहां बेटा रिफंड क्लेम कर लेना। रिफंड क्लेम कर लेना मेरे दोस्त, रिफंड क्लेम कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं अभी आपका सब कुछ सही चल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं अभी आपका सब कुछ सही चल रहा होगा। अब लग रहा होगा सारे चैप्टर आपको आते हैं। आप समझ में आया क्यों मैं इतने दिन से होल्ड पे रखा था। एग्जाम के पहले देखो मैंने इंट्रोडक्शन में मेन काम सर्च आज हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस देखो पूरा का पूरा हो गया, सैलरी में भी मोटा मोटी सब दिमाग में आ गया। अब एचपी करेंगे। तुम लोग को बस ये लगता है कि हाँ ठीक है दादा बोले हैं ये कराएंगे वो कराएंगे, ये कराया सब कुछ है, इतना करा दिया हूँ कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पर थोड़ा टेक्निकल कराता हूँ ना, अभी आप नहीं कर बैठ के कर रहे थे, अभी थ्योरी में भिड़े हुए होते।
जैसे मैंने इसको बेसिक में नेट सैलरी क्यों ले ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एचपी आ गया, बैठे बैठे एचपी आ गया। कितनी देर हुई अभी, घंटे भरी नहीं हुआ उसमें तुम एचपी में पहुंच गए। मिस्टर रोहिणी रवि, a citizen of USA, is resident and only resident in India, ROR. During the previous year, she owns a house property as USA, which is used as his residence. The annual value of house is 20,000. The value of $1 is taken as 65. GAV तो मेरा यही निकल गया, $20,000 into 65 into 12, खत्म। ठीक, she took a ownership and possession of flat in Chennai, which is used for self occupation, which she is in India. Section 23 subsection 2, 23 subsection 2 clause A, SO आ गए। The flat was used by her for 7 months only during the year. While the municipal value of the property is not fair and itna, she paid the following corporation of Chennai property tax and Swedish tax. बकवास। She taken a loan from Standard Chartered Bank for purchasing the flat. Interest ये भी नहीं होगा, देख लेते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता। ठीक, अच्छा ठीक। She took ownership and possession of flat in Chennai, which is used for self-occupation while she is in India. The flat was used by her for 7 months only during the year. ठीक है ना। While the municipal value of the property, ठीक है, fair and she paid the following corporation tax. आरुषि, अच्छा, which is the annual value. Annual value is 20,000. अच्छा, into 12 नहीं होगा, annual value दिया। She has taken a loan from Standard. प्रायर पीरियड 1/4/2022 49, 1/4/2 से लेके 50 और इतना इतना। She had a house property in Bangalore which was sold in itna. In respect of this house, sold in itna. In respect of this, arrear of rent 60,000. The amount has not been charged to tax. हाँ हाँ, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 है। दो प्रॉपर्टी है, एक सेकंड, एक प्रॉपर्टी है उनकी यूएसए में, एक प्रॉपर्टी है इंडिया में। यूएसए में जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है, इंडिया में जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सही, ये भी तो ऐसो है। खेला हो गया। दो घर तो ऐसे मान ही सकते हो, और हाँ मान सकते हैं। पता है ये क्वेश्चन कब का है? May 09 का क्वेश्चन है। May 09 का क्वेश्चन। उस जमाने में केवल एक घर को एसओ माना जाता था और बाकी घर को डीएलओ माना जाता था, उस जमाने का क्वेश्चन है। दोनों ही एसओ है। आपके तो लॉटरी लग गई, मैं तो पुराने जमाने में चला गया था। सर आप पागल हो गए हैं, मुझे पता है मैं पागल हो गया हूं। बस कल का पेपर अच्छा कर देना, नहीं करोगे तो मैं आगरा में भर्ती हो जाऊंगा, यही बाकी है मेरी लाइफ में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां पे भी नील और यहां पे भी नील। बी इंटरेस्ट, बी क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का गेम हो गया, इंटरेस्ट में तो आपका गेम हो गया है। बोला कैसे गेम हो गया? इंटरेस्ट देखो, शेयर टेकन अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर, पीरियड प्रायर टू 1/4/2022 और आफ्टर, मैं तो 22-23 की बात कर रहा हूं। तो 131, 50,800 प्लस 131,300 कितना? 182, 100 ही तो आया। ये आया 182, 100 आया। और हाँ सर, और ये जो है
पीरियड प्रायर टू, बोला कैसे प्रायर टू का क्या सेंस है? प्रायर टू का सेंस है C2 को ओनरशिप एंड पोजीशन फ्लैट इन जुलाई, 1 जुलाई 22-23 हो गया पोस्ट, उसके पहले प्री, इसको करेंगे डिवाइड बाई 5, तो 49,200 डिवाइड बाई 5, क्योंकि पोस्ट है ये आपका पोस्ट, उसके पहले जो भी है प्री, तो प्रायर टू प्री हो गया डिवाइड बाई 5, 9840, तो 9840 प्लस 180 to 100 कितना हो गया? 191,940, 191,940 खत्म करो, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा 191,940, तो ये हो गया नील, ये आ गया आपका 191,940। ओके सर, तो टोटल कितना हुआ? नेगेटिव हो गया 191,940। ऐड करना है अपने को क्या? अरियर, अरियर कितना है अपने पास? अरियर ऑफ रेंट, अरियर ऑफ रेंट, अरियर ऑफ रेंट, अरियर ऑफ रेंट 60,000, 60,000 से माइनस 30% ऑफ 60,000 भी कर लो, 18,000, तो 42,000 हुआ, 42,000 को एडजस्ट कर लिया, 42,000 को एडजस्ट किया तो 149,940, 149,940। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अरे मुझे बनाने तो मैं तो बनाऊंगा ना धीरे धीरे, तुम्हारी तरह तूफान की तरह थोड़े बनाऊंगा यार। इंडेक्स वो खोले, बोलो रे नालायक को, सब सही? देख रहे हो, टेंशन ले रहे हो, देखो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Jagdish, age 61 years, has set up his business in Thailand and in residing in Thailand since last 20 years. He owns a house property in Bangkok, half of which is used as residence and half is given on rent. अच्छा, वो कहाँ रहता है? Set up in business in Thailand, residing in Thailand, NR. He owns a house property in Bangkok, half of which is used as given. Such rent received converted INR is 16. Such rent received converted. The annual value of the house in Thailand is 50 lakh. Converted value in INR. ये तो खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन के जिस साल कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ गुलाब गौरव, उस साल तो हम पूरा ही पोस्ट ले लिए ना, 22 के पहले, 22 के पहले, यानी कि 22-23 के पहले प्री लिया, 22-23 के पहले ही तो सब में लिखा हुआ था ना। पोस्ट कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? 22-23 से स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई तो क्या 22-23 से पोस्ट को स्टार्ट किया, तो ये पीरियड टू 142 था, 22-23 के पहले का इंटरेस्ट तो फ्री हुआ ना। ये क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा सा ठीक कर लेना भैया, ऐसा कहीं कल एग्जाम में ना आ जाए। एक एज 61 है, सेटअप इन बिजनेस थाईलैंड, रिसाइडिंग इन थाईलैंड सिंस लास्ट 28 यूनिट्स, हाउस प्रॉपर्टी इन बैंकॉक, हाफ ऑफ व्हिच इज यूज्ड रेसिडेंट, हाफ इज गिवन ऑन रेंट। The annual value of the house in Thailand is 50 lakh, converted value in INR. He purchased a flat in Mumbai, Pune in 1819. क्वेश्चन कौन सी ईयर का था मुझे याद नहीं आ रहा। ओह, जगदीश वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये नवंबर 19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है सोहानी, अनु सोहानी ने नहीं पता क्या पूछा, देखो बोला एनआर का हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में क्यों टैक्स होगा? एनआर का हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में क्यों टैक्स होगा? मुझे तो पता है, मैं तो सम पढ़ रहा हूँ भाई, मैंने थोड़ी बोला है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो सम तो पढ़ने देगा ना, क्या आंसर अभी से बोल दूं? ही परचेज ए फ्लैट इन पुणे, अब पुणे का कहानी आ गई, पुणे which was given on monthly rent of 27,800 with effect from J, तो ठीक है, with effect from 1 जुलाई 21, इसको 1 जुलाई 21 कर लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, 18-19 ठीक है ना, 18 चलो। The annual value of property of the flat is 40,000, annual property which is paid by Mr. Jagdish whenever he comes to India. Mr. Jagdish last visited India in July 18, July 18 चेंज किया क्या?
पेपर में चेंज हुआ, बीते जुलाई, सही है। He has taken a loan from Union Bank of India, purchase of Pune flat amounting इतना, the interest on such loan is इतना, however interest on March quarter has not been paid, क्या फर्क पड़ता है। He had a house property in Jaipur, लो भैया दूसरा प्रॉपर्टी भी खड़ा हो गया, which was sold in May 18, अच्छा sold in May 18, in respect of this house he received the arrear of rent of same question, February 22 फरवरी की जगह मुझे करना चाहिए था क्या, फरवरी 23। Details of other income during इतना, profit from business in Thailand, interest on bond, income from apple orchard in Nepal given on a contract and the yearly contract is 5 lakh for इतना, he deposit directly by the contracting Kathmandu branch of Union Bank of Mr. Jagdish। खेला हो गया, ये तो खेला हो गया, ये तो बड़ा गजब कसम बन गया यार, इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस समय ऐसा होने वाला। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, ये बंदा एनआर है, ठीक, एनआर है, हाँ। इस भाई साहब के पास 3 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी उसकी कहां पे, बैंकॉक में, और एक इंडिया में 2 प्रॉपर्टी है, एक है पुणे में और एक है जयपुर में, और जयपुर वाली प्रॉपर्टी को सोल्ड कर चुका है। तो अपने को खाली कैलकुलेशन किसका करना, पुणे का। बैंकॉक वाली प्रॉपर्टी का एनआर है तो कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, बोलिए सब कुछ तो हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। तो बैंकॉक वाला प्रॉपर्टी इन बैंकॉक की तो है ना, हाँ। Not liable for tax in India as assets situated outside India and income received outside India। आउटसाइड इंडिया। अब प्रॉपर्टी इन पुणे, पुणे की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन पुणे। नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं था उदित, ना 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 यू आर रॉन्ग। पूरे क्वेश्चन को पर क्या है, क्वेश्चन में बैंकॉक वाला प्रॉपर्टी एनआर के लिए आएगा नहीं, इंडिया में प्रॉपर्टी है पुणे, और जयपुर वाला प्रॉपर्टी में कुछ था ही नहीं, उसके बाद तो नॉर्मल 3 इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक रत्ती भर का भी दम नहीं था, शांति से सीधे सीधे पढ़ते तो एक रत्ती भर का भी दम नहीं है क्वेश्चन में, खाली बड़ा बनाया है। बार बार बोलता हूं बड़ा क्वेश्चन देख के डरना, बड़ा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होता है, छोटे क्वेश्चन ट्रिक्स में आ जाते हैं। क्या था इस क्वेश्चन, बैंकॉक वाला प्रॉपर्टी खत्म हो गया, पुणे का जीएबी निकालना है, कुछ था ही नहीं सब में। जीएबी कितना है, 27,500 रुपया दिया हुआ है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, जीएबी 27,500 दिया हुआ है, 27,500 इंटू 12। इस सब को क्वेश्चन से डर गए तो फिर तो इतना जो मेहनत किए जीटीआई उटीआई, तो इससे लाख गुना बड़ा बड़ा सम तुम बना के आए, इससे लाख गुना बड़ा बड़ा सम बना के आए जीटीआई में, ये सब तो कुछ भी नहीं है। 3,30,000 म्युनिसिपल टैक्स, एनुअल प्रॉपर्टी फेयर 40,000। म्युनिसिपल टैक्स के लिए लिखा, द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ पुणे फ्लैट इज विच इज पेड बाय मिस्टर जगदीश व्हेनेवर ही केम्स टू इंडिया। मिस्टर जगदीश लास्ट विजिटेड इन जुलाई, यानी कि म्युनिसिपल टैक्स नॉट पेड, वो तो 18 में आया था, हम तो 22 प्रीवियस ईयर 22-23 का बना रहे हैं, यानी कि 22-23 में नो म्युनिसिपल टैक्स पेड। वो तो जगदीश जब आएगा तब देगा, तो जगदीश तो 2018 में आया, 22-23 में आया नहीं, पेड नहीं हुआ। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है। हाँ अरे यार वो तो 18 में आया, पेड़ तो हुआ नहीं, ये हो गया एनएवी।
लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन at the rate of 30%. 3 3 9, 3 3 9, 99,000. B इंटरेस्ट। अर्जुन ने लिखा दादा 12 महीना नहीं होगा, 1 जुलाई से है। अच्छा 1 जुलाई से है, देखें कहाँ है, 1 जुलाई 21 से है। सब में तो 20 ही था, मैंने 21 कर दिया, वो तो 21-22 का डेटा दिया हुआ है, हम बना रहे 22-23 का। ऐसी गलतियां करोगे यार जी तो फिर कैसे होगा, ऐसी अगर गलतियां करोगी तो कैसे होगा। 40,000 जैसे जयेंद्र ने ले लिया, अनुज ने लिया, उस किसी ने लिया 40,000, जानवी ने कहा से 40,000, वो तो लास्ट कब आया, जुलाई में आया। वेन ही विजिटेड इंडिया, जब आएगा तब देगा, तो अभी तो आया ही नहीं है, तो देगा कहां से, 2020 है वो, क्या क्या देख रहे हो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा है, ही परचेज द फ्लैट फॉर 15 लाख, द इंटरेस्ट ऑन सच लोन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट 84,000 है, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्या एक्रुअल बेसिस, पेड और पेबल, इंटरेस्ट पेड और पेबल। लो इनकम अंडर एचपी निकल गया, 3 लाख, सॉरी 3,30,000 माइनस 99 माइनस 84, 1,47,000 कितना है दोस्त, 1,47,000। एक प्रॉपर्टी भाई साहब की जयपुर में है, जयपुर वाली प्रॉपर्टी से उनको अरियर आ रहा है, वो तो बिक गई है, अरियर ऑफ रेंट है। अरियर ऑफ रेंट कितना है जयपुर वाले प्रॉपर्टी से, 96,000 का। लेस मैं करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 9 27, 18, 28,800, 96,000 माइनस 28,800, 67,200, 67,200। तो एचपी से कितनी इनकम आ गई, 1,47,000। एचपी इनकम होगी 2,14,000, 2,14,200। ये तो नेगेटिव है, बोलो एचपी में कोई दिक्कत नहीं सर, एचपी उचपी में कोई दिक्कत नहीं है, एचपी उचपी में कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ो। इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, नेक्स्ट देखो क्या लिखता है, जयपुर ऊपर सब हो गया डिटेल से। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन थाईलैंड, थाईलैंड की इनकम पे क्या इंडिया में टैक्स लगेगा, ना सर नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ ए जापानीज कंपनी 45 आउट ऑफ इस 50,000, 50% रिसीव्ड इंडिया, 22,500 OS। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड, ये बिजनेस ऑन प्रोफेशन इन नेपाल, given on contract and the yearly contract is 5 lakh. For 22, he deposited directly to the contractor in Kathmandu branch of Union Bank of India. In Mr. Jagdish bank account maintained with Union Bank of India. In Jagdish bank account maintained with Union Bank of India Pune branch. यानी कि पैसा उसने जो अकाउंट खोला है वो कौन से अकाउंट खोला है, इंडियन इनकम रिसीव्ड इंडियन बैंक अकाउंट है, ये इंडिया का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट उसने कहाँ खोल के रखा, पुणे में, इंडिया में खोल के रखा है। इंडिया का बैंक अकाउंट को अकाउंट कहाँ है इंडिया में, अगर ये लिखा है तो नेपाल में ही अकाउंट है, वहीं जमा क्या नहीं, उधर लिख दिया, वो बैंक कहाँ पे है, पुणे ब्रांच में उसने खोल के रखा है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड, समझो पहला क्या था, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है, थाईलैंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन थाईलैंड,
ये तो आएगा ही नहीं। एप्पल ऑर्चर्ड, डिपॉजिट इन इंडियन बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट उससे पुणे में खोल के रखा है, उसी में उसको जमा किया गया, तो उसे रिसीव्ड इंडिया मानेंगे कितना, 5 लाख हो गया, 5 लाख। अब चले जा आईएफओस में, आईएफओस में कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 50%, 22,500। जीटीआई 2,14,200, 5 लाख प्लस 22,500, 736,700। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मजा आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट 7 भी हो गया। Income of the previous year is taxable in NY. Explain the exception to this rule. वॉल्यूम 1 में है, उसकी थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा बेटा। वॉल्यूम 1 में इंट्रोडक्शन में है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। कल 115 बीएससी का क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिए। चार्ट को एकदम अच्छे से क्लास में आने के पहले रात में एक बार बीएससी का सारा पढ़ के आइएगा, जो मैंने चार्ट बना के दिया क्लास में। ठीक है मेरा दोस्त, बीएससी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देखो, exception to the rule that income of the previous is taxed in the assessment year। ये क्या कह रहा है कि हम हमेशा कहते हैं कि इनकम कब टैक्सेबल होगी, असेसमेंट ईयर पे। उसका रूल क्या है, देखो, पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट 172, ध्यान से सुनना, अपने आप सुनना। एक नॉन रेसिडेंट यूएसए से उसका जहाज चल, तो जो जहाज चला उसमें उसमें गुड्स को भी उसने डाला और पैसेंजर भी चला, तो उसका जो पैसा है वो यूएसए से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो उसको जो पैसेंजर और गुड्स के लिए जो फ्रेट मिला होगा वो तो यूएसए में मिल गया होगा। और एनआर टैक्स देता है इनकम रिसीव, डीम टू रिसीव, अक्रूराइज और डीम टू अक्रूराइज। तो यूएसए में जो फ्रेट या पैसेंजर का भाड़ा मिला उस पर तो वो वही टैक्स देगा, इंडिया वाला नहीं। इंडिया में आया, हो सकता है उस फ्रेट, उस पैसेंजर गुड्स से कुछ पैसा उसको इंडिया में मिला, तो इंडिया में मिला तो उस पर टैक्स, प्लस इंडिया से जो सामान चढ़ेगा, इंडिया से जो पैसेंजर चढ़ेंगे मेरे देश की धरती सुना होगा, उसके ऊपर भी उसको इंडिया में टैक्स देना, बोला हाँ देना है। तो जब टैक्स देना है तो उसने बोला अभी तो सर मार्च, अभी तो आपका सर सितंबर चल रहा है,
मार्च तक के बाद दूंगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ बावले तू जहाज लेके चला जाएगा, फिर नहीं आएगा तो मैं किसको ढूंढूंगा? तो मान लूंगा तुम्हारा असेसमेंट प्रीवियस ईयर यही और अभी टैक्स देके जा। अच्छा, शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट, द एसएससी इज अ नॉन रेसिडेंट, एसएससी ओन्स ए शिप और चार्टर ए शिप एंड शिप कैरीज पैसेंजर, पैसेंजर चला, लाइफ स्टॉक चला, मेल चला, गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया। मेरे देश की धरती सोना उगले तू तो लेके चला जाएगा, तेरे को एनआरआई तू इंडिया में टैक्स देगा, पर नहीं आए वापस तो अभी टैक्स देके जा। द नॉन रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन द सेम ईयर इन विच फ्रेट फेयर एक्सेट्रा इज कलेक्टेड एंड नॉट इन इमीडिएटली। अभी देखे जा, ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो जहां चला गया तो फिर नहीं आया और यहाँ पे तो उसका टैक्स लग गया। हाँ सर, बात तो सही है, एकदम सही है। पर्सन लिविंग इन इंडिया 174। अचानक पता चला, मोहित, गवर्नमेंट को पता चल गया कि मोहित रात को भाग रहा है, रात को भाग रहा है और वापस आने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है। गवर्नमेंट मोहित बोला अरे अगले साल देंगे ना। अरे भैया तू अगले साल भाग गया, आएगा नहीं विजय माल्या की तरह, तो क्या करेंगे? इफ इट अपियर टू असेसिंग ऑफिसर, if it appear to assessing officer that any individual may leave India during the current AY or shortly thereafter, अभी भाग रहा है, he has no present intention of returning to India, वापस नहीं आएगा, तो अगले साल डिपार्टमेंट थोड़ी वेट करेगा कि तुम आके दोगे। बोले तुम जा रहे हो, हमें पता है तुम आओगे नहीं, चलो अभी जो भी कमाए उसके ऊपर टैक्स देके जाओ। then the total income of such individual up to the probable date of his departure from India shall be charged with tax in that year, उसी साल उसको टैक्स दे देना पड़ेगा। कॉमन सेंस है ये भी। देखो, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाएंगे एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। प्रोजेक्ट 3-4 महीने का होगा, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाएंगे, उसके बाद पर्पस खत्म, वो खत्म। तो एओपी बीओआई ने बोला सर अगले साल टैक्स देंगे। बोला भैया पर्पस खत्म, तुम कहां, वो कहां, डिपार्टमेंट ढूंढते रहेगा क्या कि आदमी कभी टैक्स देके जाओ भैया। इफ इट अपियर टू असेसिंग ऑफिसर दैट एओपी और बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच वाज फॉर्म्ड, बनाया गया फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट, इज लाइकली टू बी डिसॉल्व इन द एवाई, अगला साल वो रहेगा ही नहीं, इन विच इट इज फॉर्म्ड और इमीडिएटली आफ्टर सच एवाई, then total income of such entity can be assessed for the per period commencing from the date of formation up to the date of dissolution। अभी देखे जाओ, टैक्स छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि मनकरण अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, मनकरण इधर उधर कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो इफ इट अपियर टू एओ दैट ड्यूरिंग एनी करंट एवाई any person is likely to charge, मान करंट ईयर में मनकरण likely to charge, sell, transfer, dispose or otherwise part with any of the movable, यानी अपने एसेट को ये साइड करना मांग रहा है, and assessee is likely to part with asset to avoid payment of any liability under the income tax, तो उसको लगता है कि जो आने वाले भविष्य में उसकी लाइबिलिटी है वो उस समय हाथ खड़े कर देगा, मेरे पास पैसे नहीं है और सारा प्रॉपर्टी अभी पार्ट आउट कर देगा, अभी सल्टा रहा है कि भविष्य में टैक्स एबिलिटी पे ना देना पड़े। Then total income of such person from the first day AY to the date when proceeding is started under this section shall be charged with tax in the assessment। अभी टैक्स हो। डिसकंटिन्यू बिजनेस, इस साल अगर बिजनेस बंद हो जाता है अगले साल तो भी असेसमेंट ईयर में तो रहेगा नहीं, तो किसको मैं ढूंढूंगा? अभी टैक्स हो, खत्म। देखो, ए लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट, operating ship, one of the ship had came to India and want to leave port on 25 December, the company has collected total fare, ये 22 हो जाएगा, नया मैट है तो आपके सब में 22 रहेगा, हाँ आपका मैट में देखो 22 है। the company has collected fare of 15 लाख, डिस्कस इस 15 लाख के ऊपर अभी टैक्स दे के जाओ 22-23 में ही। ये जो है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं, इससे मैंने नहीं बोला, खाली इतना रखो 15 लाख पे टैक्स देकर, रेट मत पढ़ना, वो फाइनल में है। अच्छा सर, एक चीज और देखना है आपको। बोला क्या देखना है सर? एक पॉइंट और डिस्कस कर ले जो कई बार तुम लोग, अच्छा ये तो मैंने डिस्कस किया हुआ है ना, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट आ सकता है 30% प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% एडुकेशन सेस, 30 इंटू 37 11 इंटू 4% प्लस इक्वल टू 42.744, 42.744
इट इज कॉल्ड मार्जिनल, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बोले यस सर, ये हम लोग को याद है, ये जरूर देख लेना, बीएससी रात को करें। अच्छा, ये भी तुम लोग ध्यान से रखना, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास 50 लाख रुपए पकड़े गए, आपको पता नहीं सोर्स क्या है, आपने कहां पे 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी में डाले पर पता नहीं है, तो उसे अनएक्सप्लेन्ड मनी कहेंगे, जिसका कोई सोर्स नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहां से किया, उसका सोर्स नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स किस रेट पे, 70% पे। देखो, इन ऑर्डर टू कंट्रोल लॉन्ड्रिंग ऑफ अनअकाउंटेड मनी, जो जिसका सोर्स ही नहीं पता, अनअकाउंटेड, by availing the benefit of basic exemption limit, the unexplained money, unexplained investment, unexplained expenditure। शादी में क्यों डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, वो 10-10 करोड़ रुपया खर्चा करता है, पर पूछा तो आए कहां से उसको पता नहीं, तो वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो गया, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपको पकड़े गए पैसे पता नहीं है। डीम टू बी द इनकम अंडर सेक्शन 68, क्या मान लीजिएगा, डीम टू बी इनकम अंडर सेक्शन 68, 69 एंड 69A, 69B और C, 69D, यानी कि 68, 69, 69 में कितनी सीरीज है, 68, 69, 69A, B, C, D वुड बी टैक्स एट द रेट ऑफ 60% पर टैक्स लगेगा। ऐसे इनकम पे 60% का टैक्स प्लस सरचार्ज 25, दस द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड इतना इज 78%। ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, 60 + 25, इतना याद रखना, 60 + 25 + 4। अच्छा, नो बेसिक एग्जम्पशन और अलाउंसेस और एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड, कुछ नहीं मिलेगा, सीधा केवल टैक्स लगेगा। नो सेट ऑफ, नो लॉसेस, कुछ नहीं, सीधा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड अनअकाउंटेड मनी के ऊपर टैक्स रेट कितना है, याद रखो 78%, और ऐसे याद नहीं हो तो 60 + 25 + 4। अब मजा आ रहा है रिवीजन में, अब समझ में आ रहा है रिवीजन। Mr. Mohit is employed with basic salary 10,000. He is also entitled to DA 100% of basic salary, 50% including salary as per the terms of employment. The company gave me HRA of 6,000 per month, which was increased to 7,000 with effect from 1 January, यानी कि April to December. He also got increment of 1,000 per month in his basic salary with effect from 1 February. Rent paid during the year, April and May में कुछ नहीं, जून से अक्टूबर 6,000, नवंबर से लेके मार्च 8,000 फॉर अकोमोडेशन कंप्यूटर ग्लॉस। वाओ, गजब क्वेश्चन, इसमें तो बहुत कुछ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैराथन से अच्छा है। अप्रैल से गाड़ी निकलेगी, अप्रैल से गाड़ी निकालते हैं, तो गड्डी लेके वो मैं निकला, वो मोड़ आया और जिंदगी छोड़ आया। ठीक, मिस्टर मोहित बेसिक सैलरी 10,000, he also intend to DA इतना 50% इतना। The company gives a HR of 6,000 per month, which increased to 7,000 एक फैक्टर, ठीक है। He got an increment of 1,000 per month in basic salary from effect from 1 फरवरी तो दिसंबर। रेंट पेड अप्रैल से लेके नहीं, जून से लेके अक्टूबर 22,000 और नवंबर से लेके 8,000। अप्रैल से लेके अक्टूबर चेक करना, फिर नवंबर से एक नया बनेगा और मार्च तक है, नवंबर से दिसंबर, क्योंकि दिसंबर, फिर बनेगा जनवरी, दिसंबर है तो जनवरी। सैलरी कब चेंज हो रही है, इंक्रीमेंट ऑफ, ही गॉट इंक्रीमेंट बेसिक सैलरी विद इफेक्ट फ्रॉम इतना, he got an increment of 1,000 7,000 पर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2023। अच्छा, 1/1/2000 ये क्या है, he also increment 1,000 बेसिक सैलरी विद इफेक्ट फ्रॉम इतना, बेसिक सैलरी फॉर 23 होगा, वो 23 होगा, 23 होगा, 23 होगा, जनवरी टू 1 फरवरी ना, एक होगा जनवरी। ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन की खतरनाक कहानी। और एक होगा, एक होगा फरवरी टू मार्च, बोलो तो दोस्त, दोस्त बोलो। कई लोगों ने
कई लोगों ने, हाँ, फरवरी एंड मार्च लास्ट वन, वेरी गुड, तुम लोग तो यार होशियार हो, सबने सही बोला है। ए, HRA received, B, rent paid minus 10% of salary, and C, 50%, 40% of salary। नहीं, वो 22 के हिसाब से कैसे, 22 के हिसाब से तो समी नहीं बना, हो तो 21-22 में चला गया नालायक। थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो तो 22 में फिर इंक्रीमेंट का मतलब ही क्या हुआ। HRA रिसीव्ड, तुम लोग गलत हो जान, पहले भी समझाया था, अगर नील है तो बॉक्स वहीं से बनाओ, अप्रैल से स्टार्ट करो, नील है तो नील को डाल देंगे, उतना मैंने कहीं एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा यार। अप्रैल से लेके मई में आपने अपने घर में रहते, अप्रैल और मई का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, बाकी का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ऐसा सब कितनी बार किए हो। कितनी बार ऐसा सम किए हो अपने मैट में, सम है पेरेंट्स के घर में रहते, तो पूरा बनाते, खाली एग्जाम्पशन हटा देते, देख लो। HRA रिसिप्ट कितना है, HRA तो द कंपनी की HRA 6,000 इंक्रीज फ्रॉम 6,000 1 जनवरी से बढ़ा 7,000 रेंट पेड अप्रैल टू अक्टूबर में कितना, जून टू 6,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी यहाँ पे बेसिक है 10,000, डीए कितना है, डीए 100% ऑफ बेसिक 10, आधा 5,000। यहाँ पे भी आपका अक्टूबर तक आपका रेंट जो है 6,000 है, नवंबर से आपका चालू होता है 8,000 माइनस 10% ऑफ 15,000, 8,000 माइनस सैलरी चेंज कब हो रहा है, डॉट इंक्रीमेंट सैलरी, 8,000 माइनस 10% ऑफ 15,000, 8,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी हो गया कितना, 1,000 का इंक्रीमेंट 11,000 प्लस आधा 5,500। अच्छा, वो पहले रहता है गाजियाबाद में, तो 40% ऑफ सैलरी अक्टूबर तक, फिर नवंबर से मार्च में चला जाता है दिल्ली में 50% ऑफ सैलरी। इंस्टीट्यूट में तो गजब धोया इस सब में यार, हर एक जगह उसने तुमको रोका है। ये नॉर्मल, ये सब सही बच्चों से नहीं होगा जब तक बॉक्स नहीं करेगा। अच्छा, 6,000 और 15,000, 6,000 माइनस 1,500 4,500, 8,000 1,500 6,500, 8,000 1,500 6,500, 11 16,000 1,650 माइनस 8,000 6,350 रुपया। तो यहाँ पे सबसे लोअर कौन है, ये 40% बहुत होगा, 15 चौके 60, 6,000 हो जाएगा। यहाँ पे लोअर क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 15,000 का 50 7,500, ये लोअर ये है। यहाँ पे लोअर क्या है, ये है। यहाँ पे लोअर क्या है, 50% सैलरी मतलब 16, ये है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्शन जब लेने जाओगे 4,500, अप्रैल और मई में पापा के घर रहा, छोड़ दो, अप्रैल में छोड़ दो, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का एग्जाम्शन मिलेगा। 5 चौके 20, 5 चौके 25, 22,500। यहाँ पे क्या है 6,000, नवंबर दिसंबर 2 12,000, और यहाँ पे कितना है 6,500 इंटू 1, यहाँ पे कितना 6,350 इंटू 2, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 6,500, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12,600, 12,700। तो एग्जाम्शन कितना हो गया, 22,500, 12,000 प्लस 6,500 प्लस 12,700। और बाकी जिसने जैसे बनाया, अगर उसने दो उसको भी तोड़ा है तो कर सकते हैं, आंसर खाली चेक कर लो एग्जाम्शन इतना है कि नहीं है।
10। थैंक यू। Mr. David, a government employee serving in the Ministry of External Affairs, left India for the first time on 31 due to a transfer of High Commission of Canada. He did not visit India any time in the previous year. He has received the following income. ये किसका क्वेश्चन है? This is section subsection 1 clause 3. Any salary paid by the government of India to a citizen of India who rendered the service outside India is treated as income deemed to accrue rise India but allowance perquisite exempt. Salary taxable, foreign allowances exempt, interest on FD from bank in India taxable, income from agriculture in Pakistan, income from house property Pakistan, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर आएगा नहीं क्योंकि एनआर है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान वो भी नहीं आएगा। ठीक है ना। मिस्टर डेविड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, पर है तो नॉन रेसिडेंट ना। नॉन रेसिडेंट क्योंकि आया ही नहीं इंडिया में, तो खाली टैक्सेबल कितना होगा 5 लाख और देश खत्म हो गया सब। इस पे अपने एग्जेम्पशन ले लेंगे, खत्म कर। बोलो कैसा लगा? 1-1.5 घंटे में सारी चीजें करने के बाद रिवीजन हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप शांति से बैठ के सैलरी, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शंस, हाउस प्रॉपर्टी कर लोगे। उसके बाद बीपीसीजी कर लेना। 100 रात को आने के पहले एक बार बीएससी कर लेना, 5 अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला ही नहीं कितने मन के, तो पूरे 12 महीने के लिए दिया होगा ना बेटा, पूरे 12 महीने के लिए दिया होगा। कैसी बातें करते हो? कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। चलो चलते हैं। थैंक यू। सेकंड पेपर में जो इंपॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन है वो कराऊंगा, और मैं बीएससी का क्वेश्चन कराऊंगा। तो रात को आने के पहले क्या क्या कर लेना पहले बता दो। पार्टनरशिप फर्म देख लेना, 10AA देख लेना, एएमटी देख लेना, बीएससी देख लेना। ये 4 छोटे छोटे चैप्टर को रिवाइज करके ना, बाकी जीटीआई तो यू नो हाउ टू सॉल्व, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुम्हारा डी है, तुमने कब डीएम किया रे भाई? मनकरण तुम्हारा तो डीएम नहीं है मेरा बच्चा। आहो ओके चलिए। नहीं नहीं आएगा। 9 बजे रात्रि 9 o'clock सब रिवीजन करके बैठना रात को।